नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एमपी कांस्टेबल 2021 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। विज्ञान के सभी प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के हैं और आज हम इसी क्रम में देखने वाले हैं 22 तारीख और 23 तारीख के, यानी कि अगस्त 2017 में जो परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चंस। इससे पहले हम 19, 20 और 21 तारीख के सभी तरह के विज्ञान के जो क्वेश्चन आए थे अगस्त 2017 की परीक्षा में, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे 22 तारीख और 23 तारीख के विज्ञान के प्रश्न। तो चलिए आइए शुरू कर देते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए आइए शुरू कर देते हैं। देखिए, इसमें हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले तो आप उसको देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सी एक जीएम यानी कि ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रांसजेनिक फसल की बात हो रही है, यानी जीएम फसल। तो अब जीएम फसल क्या होती है, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं। जीएम फसल वह होती हैं जिनमें एक पौधे के जो जीन होते हैं, यानी डीएनए जो होता है, ठीक है ना जी, डीएनए सभी में पाया जाता है। तो एक पौधे के जीन जो होते हैं उनको निकाल कर किसी दूसरे पौधे के या दूसरे बीज के अंदर, दूसरे पौधे के जीन के अंदर मिला दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है उनके साथ, और उससे एक नई किस्म की प्रजाति या नई किस्म की एक तरह से जाति पौधे की बना दी जाती है। ठीक है ना, तो एक नए तरह का बीज आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये ट्रांसजेनिक फसल कहलाती हैं। तो आजकल देखने को ज़्यादातर आप देखेंगे तो ज़्यादातर फसलें ट्रांसजेनिक हो गई हैं, जिन्हें हम बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग की सहायता से परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है ना, और इसके बारे में और भी कुछ थोड़ी बहुत जानकारियाँ आपको दी। तो भाई सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि 1982 में सर्वप्रथम तंबाकू पर प्रयोग करके पहली ट्रांसजेनिक फसल बनाई गई थी। ठीक है ना, और 1986 में पहली बार इसका जो प्रयोग किया गया था वो फ्रांस में और अमेरिका में सबसे पहले इसका ट्रायल किया गया था 1986 में, और 1982 में पहली बार तंबाकू को ट्रांसजेनिक फसल बनाया गया था। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब बात यहाँ पे पूछी गई है हमसे क्वेश्चन में कि भाई कौन सी फसल ऐसी जो ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। तो देखिए, बीटी कपास यानी कि बीटी कॉटन हम इसे कहते हैं। तो बीटी कॉटन भी क्या है, एक तरह से ट्रांसजेनिक फसल है। आप इन नाम को ही आप देखिए, नाम जैसे कपास नाम तो आपने सुना है, लेकिन उसमें अलग से कुछ शब्द आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है बीटी, जो कि एक तरह से ये सब मान लीजिए कि आप इसको परिवर्तन करके बनाया गया है। ठीक है, तो ये ट्रांसजेनिक फसल है बिल्कुल। इसके बाद टमाटर, आपने नाम सुना है, लेकिन टमाटर फ्लावर स्वर जो लिखा है ना, तो ये भी एक तरह से क्या है, ट्रांसजेनिक फसल है। क्योंकि ये नाम इसमें अलग से जुड़ जाए तो आप समझ लेना भाई कहीं ना कहीं ये फसल को ट्रांसजेनिक यानी कि परिवर्तन करके बनाया गया है, तो ये इसका ट्रांसजेनिक फसल हो जाएगी। इसके बाद देखिए, गोल्डन जो चावल है, तो चावल होता है, चावल भी एक तरह से क्या होती है, ट्रांसजेनिक फसल होती है। लेकिन गोल्डन चावल ट्रांसजेनिक फसल है क्योंकि चावल को परिवर्तन करके उसको गोल्डन मतलब एक नई किस्म बनाई गई गोल्डन चावल। ठीक है, जबकि जब जो बासमती चावल है ये अपना राइट आंसर होगा, मतलब ये ट्रांसजेनिक फसल नहीं होती। क्योंकि बासमती चावल तो क्या है, पहले से ही एक तरह से विकसित होती है अच्छी तरह से। लंबे चावल होते हैं, आपने देखे होंगे बासमती चावल, खाने में भी अच्छे लगते हैं, इनका स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है, खुशबू भी अच्छी आती है। तो ये एक अच्छी से विकसित फसल है पहले से, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, इसलिए इसको ट्रांसजेनिक करने की आवश्यकता पड़ी नहीं। ठीक है, तो ये किस्म पहले से ही बनी हुई है और इसमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये ट्रांसजेनिक फसल नहीं होगी। इसलिए राइट आंसर क्या है इसका, थर्ड वाला बासमती चावल। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन अपना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके सामने है। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग है। यहाँ पे हमें वो पहचान करना है कौन सा असंक्रामक रोग है। तो देखिए, संक्रामक रोग क्या होते हैं, जो फैलते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक तरह से छुआछूत की बीमारी होती हैं, या हम कहें कि भाई एक तरह से मतलब इन्फेक्शन द्वारा फैल जाते हैं। ठीक है ना, इन्फेक्टेड रहते हैं, तो ऐसे रोग को हम संक्रामक कहते हैं। और अब असंक्रामक क्या है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो असंक्रामक रोग कौन सा है वो आप पहचानना है। तो देखिए, जो सिफिलिस है, तो सिफिलिस भी कैसा होता है, संक्रामक रोग होता है। ठीक है, इसके बाद रेबीज जो है, तो रेबीज भी जो है वो भी क्या है भाई, एक तरह संक्रामक रोग है। रेबीज का टीका जो कि लुईस पास्चर ने बनाया था पहली बार। तो ठीक है ना, लुईस पास्चर के द्वारा ये बनाया गया था। तो रेबीज भी क्या है, एक तरह से ये असंक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, ये भी एक संक्रामक रोग है। इसका जो हैज़ा है, तो हैज़ा भी क्या होता है, एक संक्रामक रोग होता है, इसे कोलेरा भी कहते हैं हम। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक संक्रामक रोग है। लेकिन जो घेंगा है ये असंक्रामक रोग होता है, ये क्या होता है, फैलता नहीं है। ठीक है ना, ये संक्रमित नहीं होता है, इसलिए असंक्रामक रोग है घेंगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, असंक्रामक रोग कौन सा है यहाँ पे, घेंगा है। ठीक है ना, चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि भाई क्या लिखा है इसमें, देखिए सुदूर संवेदन
सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग का निर्माण सुदूर संवेदन का निम्न अर्थ होता है। तो यहाँ पे रिमोट सेंसिंग का जो अर्थ है वो इनमें से कौन सा है? तो देखिए टीवी, हाँ टीवी रिमोट का उपयोग करना, जो ये तो हो नहीं सकता भाई, ये तो कैंसिल है। इसके बाद दूर से सूचना एकत्रित करना, तो दूर से सूचना एकत्रित करना ये तो हो सकता है बिल्कुल, इसको अपन क्रॉस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दूर से सूचना एकत्रित कर रहा है। मैं रिमोट आप समझ रहे हैं, दूर सुदूर नाम से लग रहा है, सुदूर यानी दूर से कुछ ना कुछ आप मतलब प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए आप थर्ड वाला, आसपास से सूचना एकत्रित करना, तो आसपास तो नहीं हो सकता बिल्कुल, क्योंकि सुदूर है यहाँ पे, ठीक है ना। इसका दूरस्थ स्थानों को जाना, तो दूरस्थ स्थान पर जाया नहीं जाता है, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, कम्युनिकेशन का माध्यम है, ठीक। तो कह सकते हैं कि हम दूसरा आंसर इसका बिल्कुल राइट होगा, दूर से सूचना एकत्रित करना, ये है सुदूर संवेदन का निम्न अर्थ, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया है। इसके बाद देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल, देखिए आप, इसमें लिखा है कि वह भाग जो अंडे बनाता है। तो अंडे का जो निर्माण होता है ना, अंडाणु का जो निर्माण होता है, तो वह एक कहाँ होता है जिससे अंडे बनते हैं? तो भाई देखिए ये बात आप ध्यान रखिए, तो ये स्त्री केसर के माध्यम से ही अंडे का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो स्त्री केसर से अंडे का निर्माण होता है, पुंकेसर से नहीं होगा, दलपुंज से नहीं होगा, कर्णिका से नहीं होगा, ठीक है। ये सभी पौधे के भाग होते हैं, पुंकेसर, दलपुंज, ठीक है, स्त्री केसर। तो स्त्री केसर से अंडाणु बनते हैं, ये आप बात ध्यान रखिए, ठीक है, स्त्री केसर। चलिए इसके बाद और जो बाकी जो पुंकेसर है, इससे बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भाई निम्न में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है? तो देखिए राइबोसोम जो आपने देखा है, राइबोसोम जो है, जो अंतःप्रादप जालिका होती है, कोशिका आप लोगों ने देखी होगी, तो कोशिका में अंतःप्रादप जालिका होती है, उस अंतःप्रादप जालिका जो होती है उसके अंदर क्या होता है, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम चिपके होते हैं, ठीक है ना। तो अंतःप्रादप जालिका इस तरह से आपने कोशिका देखी हो, या केंद्रक होता है, या पास में इस तरह से एक अंतःप्रादप जालिका बनी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, अंतःप्रादप जालिका में राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको तो आप फिर जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन की फैक्ट्री, इसको पावर हाउस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब इसमें आपने देख रखा है, ठीक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या लिखा है कि यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है, इसका कारण क्या है? जो यमुना नदी है वो प्रदूषित क्यों है दिल्ली के पास? देखिए दिल्ली में क्या होता है, एक तो सबसे बड़ी बात है भाई, उद्योग धंधे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, ठीक है ना। तो पानी में रहने वाले जानवर की वजह से यमुना नदी ख़राब हो गया, तो वो तो सभी में रहते हैं जानवर, थोड़ा वो सब में चले जाते हैं। इसके बाद देखिए ये तो होगा नहीं इसका, अगला है कि भाई नदियों का इसमें शामिल होना। अब नदियाँ तो भाई सभी बड़ी बड़ी नदियों में मिलती हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है ना, इसका कारण प्रदूषित होने का। इसके बाद इसके तट पर थर्मल प्लांट होना, तो थर्मल प्लांट से कोई प्रदूषण नहीं होता है ऐसा कोई, ठीक है, थर्मल प्लांट तो कहीं भी लगाए जा सकते हैं। बाकी जो अनौपचारिक मल जल का निर्वहन है, ये इसका कारण हो सकता है, ठीक, ये इसका आंसर भी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अनौपचारिक मल जल का निर्वहन यानी ऐसा मल जल यानी कि जो गंदा पानी हो सकता है, ठीक है, जो आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है ज़बरदस्ती एक तरह से यमुना नदी में बहा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से दिल्ली के पास क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा प्रदूषित होती है यमुना नदी, क्योंकि वहाँ पे उद्योग धंधे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, वो प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा आपने देखा दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है, ठीक। तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखें, तो देखिए अगले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का आधार है। तो एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का आधार क्या है? तो जो अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला जो बनती है, ठीक है, तो उसका निर्माण जो है वो मुख्य आधार क्या है निर्माण होने का, यह है परमाणु बम। तो परमाणु बम एक अनियंत्रित, एक तरह से अनियंत्रित क्या है, नाभिकीय श्रृंखला है भाई। इसमें क्या है, परमाणु बम इतना भयानक होता है, इतना ज़्यादा विनाशकारी होता है, क्योंकि इसमें नाभिकीय श्रृंखलाएँ बनती जाती हैं परमाणु बम में, ठीक है। तो वही नाभिकीय श्रृंखला ज़्यादा क्या करती हैं, मतलब एक तरह से विनाश ज़्यादा करती हैं, ठीक है। तो अनियंत्रित हो जाता है, तो इसका माध्यम क्या है या आधार है वो क्या है, इसका परमाणु बम है, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में लिखा है जब मोम को गर्म किया जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, सही कथन को चुनें। तो अब सही कथन कौन सा है इसमें, देखिए मोम में परिवर्तन आ जाते हैं, तो कौन सा इसका सही कथन हो सकता है, ठीक है। तो मोम में परिवर्तन जिससे कि दिखाई देते हैं, तो कौन सा आंसर होगा इसमें आप बताइए बिल्कुल, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो सकता है बताइए। तो देखिए अब जैसे कि पहला ऑप्शन जो लिखा है इसमें क्या दिख रहा है, देखिए ठोस मोम द्रव में परिवर्तित
हो जाता है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। जो ठोस में होता है क्या वो द्रव में बदल जाता है क्या? तो ऐसा तो नहीं होता कि द्रव बन जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके बाद जल वाष्प उत्पादित होती है, जो कि भौतिक परिवर्तन है। जल वाष्प भी नहीं निकलती, भाई मोम तो उड़ जाता है एक तरह से, ठीक है ना, और उड़ता भी नहीं है, बल्कि वो जो है ठोस का ठोस ही रहता है, ठीक। कुछ समय के लिए बदलता है, आयतन परिवर्तित हो जाता है। तो जल वाष्प तो उत्पादित नहीं होता है, ये तो नहीं होगा। दूसरा देंगे, तीसरा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि भौतिक परिवर्तन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी नहीं होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है उसमें, है ना। इसके बाद है कि कज्जल का निर्माण होता है, जो कि रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए अब कज्जल का निर्माण होता है, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, कज्जल का निर्माण होता है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन। तो आप इसको कैसे लगा सकते हैं, पहली चीज़ देखिए, जब 3 उत्तर नहीं है तो इसका चौथा उत्तर बिल्कुल राइट हो ही जाएगा, ये हम बिल्कुल समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखें। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य हैं क्या कहलाते हैं। तो ये तो आप बिल्कुल जानते होंगे भाई, कोशिकाओं के समूह, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई ज़्यादा बात हमें जानने की है ही नहीं ऐसी कोई। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है, तो उसका चंद्रमा पर निम्न द्रव्यमान होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार कितना है, 72 है ना, 72 किलोग्राम अगर भार है उसका पृथ्वी पर, तो उसका जो चंद्रमा पर द्रव्यमान होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी पर तो भार है, इसका भार और द्रव्यमान में अंतर रहता है। द्रव्यमान तो समान रह सकता है, लेकिन भार अलग अलग होते हैं हर जगह पर। ठीक है, तो हमसे पूछा है द्रव्यमान, तो एक तरह से आप मान लीजिए कि भाई जो द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान व्यक्ति का क्या होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि ड्रम को निर्वात में पीटा हो गया और हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं, इसका इसलिए क्योंकि देखिए अब यहाँ पे पूछा क्या भाई, यहाँ पे ये पूछा है कि ड्रम को निर्वात में पीटा गया। निर्वात मतलब जहाँ पे वायु ना हो, ठीक है, तो ऐसी जगह पर इसको पीटा गया और उसकी आवाज़ को जो ना हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि जो ध्वनि है वो निर्वात में यात्रा नहीं करती। तो इसका सिंपल सा साधारण सा उत्तर है कि भाई निर्वात में क्या होता है, ध्वनि की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहाँ वायु नहीं होती है। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें। तो देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है कि कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन हैं। देखिए जो कैल्शियम है उसके 20 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और उसमें न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 20 हो जाएंगे। इसके बाद जो आर्गन है, आर्गन में प्रोटॉन कितने हैं, 18 हैं। प्रोटॉन की संख्या है 18 और बाकी 22 क्या हैं इसके, न्यूट्रॉन हैं। तो उनके बीच में क्या समानता है, तो इन दोनों के बीच में जो समानता है ना, देखिए इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर क्या बन जाता है, द्रव्यमान बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर द्रव्यमान बन जाता है। तो इनका द्रव्यमान हो रहा है देखिए 40 यानी कि 40 हो रहा है, 40। इसी तरह से देखिए इनके न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बात उनकी एक ही संख्या बराबर होती हैं, इसलिए 18 और 22 को जोड़कर क्या बन जाएगा, यहाँ भी 40 बनेगा यानी 40 बनेगा। इसलिए इनके जो परमाणु क्रमांक है वो समान है, इसलिए समानता इसकी परमाणु क्रमांक की हो रही है। ठीक है ना, तो परमाणु क्रमांक इनके समान आ रहे हैं। ठीक, सॉरी इसमें देखिए क्या है, परमाणु क्रमांक नहीं होगा, क्या होगा, इसका आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान बनता है, सॉरी है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर द्रव्यमान बनता है। तो परमाणु क्रमांक तो इलेक्ट्रॉन ही की संख्या ही होती है, बाकी इसका परमाणु द्रव्यमान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, द्रव्यमान। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम देखें। तो अगले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि कोशिकाओं की खोज की रॉबर्ट हुक ने 1900 यानी 1663 में कोशिकाओं की खोज की और कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में निम्न में से उसने किसका उपयोग किया। तो उसने किस चीज़ का उपयोग किया था उस समय जब उसने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा क्या, कॉर्क ऊतक। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है कार्क ऊतक। ठीक है ना, इन्होंने कार्क ऊतक का जो है प्रयोग किया था कोशिका की खोज करने के लिए। ठीक, चलिए आइए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम देखें। तो अगले क्वेश्चन में है कि जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तब कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती हैं। तो कौन सी कोशिकाएं ऐसी होती हैं सर्वाधिक क्या होती हैं, सक्रिय होती हैं। ठीक है ना, जब क्या हो जाता है, जब क्या हो जाता है, संक्रमित ज्वर हो जाता है। ठीक है, तो संक्रमित ज्वर हो जाने के बाद तो कौन सी जो कोशिका होती हैं वो ज़्यादा संक्रमित यानी ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। तो उस समय ध्यान रखिए भाई आप, ज़्यादा जो सक्रिय होती हैं उस समय हो जाती हैं WBC यानी WBC यानी कि जो वाइट ब्लड
कार्पोस्किल्स होती हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा क्या हो जाती हैं, WBC जो है यानी सफ़ेद रक्त कणिकाएँ ज़्यादा क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि उस समय अपना जो RBC होती हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा संक्रमित रहती हैं, ठीक है ना, एक तरह से। चलिए इसके बाद देखिए इसका अगला क्वेश्चन हम देखें तो अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती हैं। तो अस्थि और उपास्थि जो होती हैं वो निम्न मतलब कहाँ होती हैं, ठीक है, मतलब इनका जो उत्तर होगा वो हमसे पूछा है भाई कि ये कहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर होगा बताइए आप लोग क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो इसका जो सही उत्तर होगा बताइए आप लोग। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो सकता है, इसका उत्तर हो जाएगा कंकाल संयोजी ऊतक, ठीक है। मतलब कि जो कंकाल होता है अपना, कंकाल मतलब कि हम कह सकते हैं एक तरह से पूरी बॉडी का जो अपना स्ट्रक्चर है वो अस्थि और उपास्थि सभी इसके अंदर ही जो है रहती हैं, ठीक है ना। तो कंकाल संयोजी ऊतक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम देखें तो ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरण है। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी बता सकते हैं इसको, तो कि जो ओजोन है वो किसका अवशोषण करती है, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करती है, ठीक है ना। चलिए इसका राइट आंसर ये था चौथा नंबर का। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण परावर्तन वाली पृष्ठ पर आपतित होती है, यानी परावर्तन वाली पृष्ठ पर क्या होगी, आपतित होगी, है ना। और यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री पर होता है, यानी जो परावर्तित किरण आपतित किरण से क्या होती है, 90 डिग्री पर होती है। यानी इस तरह से मान लीजिए ये आप मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ है, तो यहाँ से किरण आपतित होगी, और जब ये आपतित किरण जो है वो 90 डिग्री पर हो, ठीक है ना, परावर्तित किरण जो होगी वो लगभग 90 डिग्री पर हो, तो किरण का आपतन कोण होता है। तो उस समय किरण का जो है आपतन कोण क्या हो जाएगा, तो किरण का देखिए आपतन कोण उस समय कितने का होगा, तो उस समय होता है ये 45 डिग्री का, ध्यान रखिएगा आप। आपतन कोण क्या होगा उस समय आपतन कोण जो होता है वो होता है 45 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन इस तरह से बनती है भाई, देखिए ये आपतित किरण होती है, ठीक, ये यहाँ पे देखिए 45 डिग्री पे झुकी हुई है, फिर ये इस तरह से जो है 90 डिग्री के एंगल से बनाती हुई जो परावर्तित किरण हो जाती है, परावर्तित हो जाती है 90 डिग्री के एंगल से। तो इस तरह से भी मान लीजिए आप, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, या फिर इस तरह से पूरी ऐसी चली जाए, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। परावर्तित किरण आपतित किरण से अगर 90 डिग्री पर होता है तो किरण का आपतन कोण उस समय कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम इसका देखें, तो अगला क्वेश्चन है कि यूरिया एक है। तो यूरिया क्या होता है भाई, सब जानते हैं भाई, नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। क्या होता है, नाइट्रोजनी उर्वरक, ठीक है ना, नाइट्रोजनी उर्वरक होता है, क्योंकि ये अमोनिया जो गैस होती है ये सभी यूरिन के कारण ही आती है, तो इसमें नाइट्रोजन दिखाई देता है आपको, मतलब कि नाइट्रोजनी उर्वरक है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखें, तो श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान निम्न में होता है। तो जो श्वसन के दौरान जो आदान प्रदान होता है गैसों का वो कहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो श्वसन के दौरान जो आदान प्रदान होता है गैसों का वो कहाँ पर होता है, वो होता है फेफड़ों और वायु कोशिका में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि फेफड़ों और वायु कोशिका में ये आदान प्रदान होता है गैसों का, ठीक है। सारी गैसें जो है फेफड़ों के द्वारा ही जो है आगे जाती हैं, यानी कि अपना जो कार्य आगे का शरीर का वो सभी फेफड़ों के माध्यम से ही होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, तो वह स्थान जहाँ पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं वह जगह कौन सी होती, तो भाई वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ पे सभी जीव जंतु यानी कि पशु जो होते हैं उनको एक संरक्षित करके जगह पर रखा जाता है, तो वो वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया है। इसके बाद और अगला हम क्वेश्चन देखें, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि अस्थि मैट्रिक्स इसमें समृद्ध होती हैं। तो जो अस्थि मैट्रिक्स होती हैं तो वो कहाँ पर समृद्ध होती हैं, है ना, तो कहाँ पर समृद्ध होंगी, यानी कि कहाँ पर ज़्यादा शक्तिशाली वो होती हैं, यानी मजबूत ज़्यादा कहाँ पर रहती हैं, तो वो रहती हैं भाई कैल्शियम और फास्फोरस में, ठीक है। कहाँ रहती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस से। जब कैल्शियम और फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में मिलता रहेगा अस्थियों को तो वो वहाँ पे समृद्ध यानी शक्तिशाली मजबूत बनती रहेंगी, ठीक है ना, कैल्शियम और फास्फोरस के माध्यम से। इसके बाद देखिए अगला हम जो क्वेश्चन देखें तो उसमें जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है, तो ये तो हमने देख लिया, इसका WBC आंसर आया था, देखिए। और इसके बाद आगे देखें तो एक प्राकृतिक घटना जो पूर्व अनुमानित नहीं की जा सकती,
तो देखिए बाढ़ जो होती है, बाढ़ का आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पता चल जाता है कंडीशन को देखकर। चक्रवाती तूफान जो आने वाले होते हैं उसकी भी हम घटना का मालूम चल जाता है। बाकी वर्षा के बारे में भी अंदाज़ा लगा लिया जाता है, लेकिन भूकंप जो होता है इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसकी जांच नहीं कर पाते हैं तो पूर्वानुमान नहीं लग पाता है इसका। तो ये घटना है, ठीक है ना, प्राकृतिक घटना जिसका हम पूर्वानुमान नहीं लगा पाते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है तो उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है, गर्मी की दोपहर में सफ़ेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाती क्योंकि सफ़ेद रंग। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। और बाकी कि भाई जो सबसे ज़्यादा सफ़ेद रंग को जो है प्राथमिकता देते हैं, तो क्यों देते हैं? क्योंकि ऊष्मा का ना तो ये अच्छा अवशोषक होता और ना ही अच्छा परावर्तक होता, ठीक है, ना ही ये अच्छा क्या होता, अवशोषक होता और ना ही अच्छा ये परावर्तक होता है। इसलिए इसको क्या करते हैं, हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं रहने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, ज़्यादा गर्मी उत्पन्न नहीं करता है, तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो ये बात इसकी ध्यान रखने वाली है। इसके बाद देखिए अब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो अच्छा देखिए इसमें एक गलती हो गई अपनी, क्या है भाई, इसमें जो ना ये नहीं होगा, इसका कौन सा हुआ, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक पॉइंट उल्टा लिखा हुआ है कि ऊष्मा का एक खराब अवशोषक, यानी खराब तो अवशोषक है, ज़्यादा अवशोषण नहीं करता, लेकिन अच्छा परावर्तक है। परावर्तक अच्छा होने का मतलब है कि भाई सभी जो धूप आती है, यानी जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, उन विकिरणों को ये क्या करता है, परावर्तित कर देता है, जिससे ये ज़्यादा समय तक ठंडा रह सकता है सफ़ेद कपड़ा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा है, सेकंड नंबर का होगा। थर्ड और बाकी सभी क्या है, गलत आंसर होंगे। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है, बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी एक परिस्थिति आवश्यक नहीं है। तो कौन सी परिस्थिति जो है बिल्कुल आवश्यक यहाँ पे नहीं होगी, तो उसका आंसर क्या है, ठीक है, बीजों के अंकुरण के लिए कौन सी परिस्थिति ज़्यादा उपयोगी नहीं होगी। तो देखिए तो यहाँ पर धूप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वायु बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीजों के अंकुरण के लिए, है ना, नमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी इंपॉर्टेंट है। बाकी उर्वरक की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है अंकुरण के लिए, क्या अंकुरण तो एक प्राथमिक चीज़ों के द्वारा जो है हो जाता है, उर्वरक तो बाद में, फर्टिलाइज़र वगैरह बाद में पौधे वगैरह में डाले जाते हैं, इससे बीज में खराबी ना आए, तो उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना, अंकुरण के लिए। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें कि वृद्धि हार्मोन्स इसके द्वारा स्रावित होते हैं, जो वृद्धि हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी से, तो वो कहाँ से निकलते हैं, वो निकलते हैं पीयूष ग्रंथि के माध्यम से, ठीक है। वृद्धि हार्मोन्स जो होते हैं इससे अपने शरीर की वृद्धि होती है, वो पीयूष ग्रंथि के माध्यम से निकलते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। इसके बाद इसमें देखिए तो अब तो यहाँ से जो है लगभग क्वेश्चन तो नहीं बचे, एक क्वेश्चन और बचा है, ये भी विज्ञान का है। देखिए जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो तदनुसार नमक तथा यानी लवण के साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस निकालती है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। जब भी धातु क्या करती है, क्रिया करती है किससे, अम्ल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है लवण के साथ साथ, ठीक है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए इसका एक क्वेश्चन और बचा है कि निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो बिजली का कुचालक है, यानी देखिए नल का पानी बिजली का सुचालक होता है, करंट आएगा बिल्कुल, विद्युत उत्पन्न हो जाती है। लवणीय जल तो और भी ज़्यादा रहेगा, एल्कोहल भी एक तरह से क्या रहेगा, सुचालक रहेगा, लेकिन आसुत जल जो है ना ये क्या है, ये कुचालक है, ठीक है, विद्युत का कुचालक है आसुत जल, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानिए। तो प्रोकैरियोटिक यहाँ पे कोशिका कौन सी है, ठीक है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो कौन सी होगी, नीली हरी शैवाल की कोशिका क्या प्रोकैरियोटिक है। तो भाई बिल्कुल है ये प्रोकैरियोटिक, ठीक है, क्योंकि नीली हरी जो शैवाल है ये एक तरह से बैक्टीरिया से थोड़ी सी आगे की एक तरह से कह सकते हैं, बैक्टीरिया और शैवाल के बीच की कड़ी होती है नीली हरी शैवाल, ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है ये। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, नीली हरी शैवाल, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या हैं। तो डेयरी पशुओं की जो खाद्य आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं इसमें, तो निम्न में से आप इसका उत्तर क्या देंगे बताइए। तो इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या होती हैं, तो बताइए आप इसका राइट आंसर क्या देंगे। तो इनकी जो मेन जो आवश्यकताएं होती हैं वो होती हैं भाई कि इनको जो है क्या मिलना चाहिए, खाद्य मोटा मिले, चारा मोटा मिले, ठीक है ना, खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए इनके लिए। इसके बाद सांद्रता संतुलित मात्रा हो, मतलब थोड़े अच्छे पदार्थ उनको जो है दिए जाएँ, ठीक है, सूखी घास ऐसी रूखी चीज़ें नहीं मिलना चाहिए इनको, खाद्य में मोटापन दिखाई दे, चारा अच्छा मिलना चाहिए इनको, ठीक है। तो इनकी प्राथमिकता होती हैं।
तो आज बस इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।